हाय गाइस एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो जब भी बात इन्वेस्टिंग की आती है तो उधर हमें कंपाउंडिंग के बारे में ज़रूर बताया जाता है कि कैसे अगर आज आप एक छोटे से अमाउंट से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करते हो और उसको मंथली कंसिस्टेंटली करते हो तो कैसे विथ टाइम वो कंपाउंडिंग की पावर के चलते आपके लिए आगे आने वाले टाइम में एक मैसिव वेल्थ क्रिएट कर सकती है। बट डू यू नो दैट देयर आर फ्यू लाइज अबाउट दिस होल कंपाउंडिंग फिनोमिना जो कि मीडिया और इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड नहीं चाहता कि आपको पता चले। बिकॉज जब एक एक्चुअल कैलकुलेशन कंपाउंडिंग की आपको पता चलेगी तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये जो पिक्चर अभी इतनी इंप्रेसिव लग रही है वो इंप्रेसिव लग रहा काफ़ी कम हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी पावर ऑफ कंपाउंडिंग से रिलेटेड 4 ऐसे मिसकंसेप्शंस को आपके लिए ब्रेक करूंगा जो कि मुझे लगता है आज के टाइम हर एक इन्वेस्टर को पता होना चाहिए जो भी पर्सन अपने दिमाग में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी से रिलेटेड कोई गोल सेट किए हुए है। सो हाय गाइस, मेरा नाम है सिद्धार्थ और इस चैनल पे मैं जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ही डिस्कशन करता हूँ। बट एवरी वंस इन अ वाइल मैं इस तरीके के फंडामेंटल पर्सनल फाइनेंस के जो टॉपिक्स हैं उनको भी आपके लिए ब्रेक डाउन करता हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कंपाउंडिंग के कुछ ऐसे लाइज को ब्रेक डाउन करूंगा जो कि इन्वेस्टिंग वर्ल्ड और मीडिया नहीं चाहता कि आपको पता चले। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद अ बेस अजम्पशन कि मान के चलते हैं आज आप 10,000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट करते हो निफ्टी 50 के एक इंडेक्स फंड में, जिसमें आपको 14% पर एनम का रिटर्न मिलता है जो कि निफ्टी का पिछले 20 ईयर्स का एवरेज रिटर्न रहा है। और इस इन्वेस्टमेंट जर्नी को आप नेक्स्ट 30 ईयर्स कंटिन्यू रखते हो। और ऐसे में 30 ईयर्स तक अगर आप इसको कंटिन्यू रखोगे तो कंपाउंडिंग की पावर के चलते आफ्टर 30 ईयर्स आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 4.6 करोड़ रुपीस के राउंड। अब अगर आप इस पूरे ही चार्ट को देखोगे तो इधर आप कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करोगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करते हो तो शुरुआती फेज में यानी शुरुआती सालों में जो आपकी कंपाउंडिंग आपके लिए वर्क करती है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो करती है एज कम्पेयर टू अगर आप आगे आने वाले टाइम में देखो, जिसका आप एग्जाम्पल क्लियरली देख सकते हो कि आपको अपनी 10,000 रुपीज़ की एसआईपी से पहले 40 लैक्स तक पहुंचने में यानी पहले 10% तक के अमाउंट तक पहुंचने में 13 ईयर्स का टाइम लग जाता है। यानी आपके पूरे इन्वेस्टमेंट होराइजन का लगभग 43% टाइम। अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि कंपाउंडिंग की इस कैलकुलेशन का ये जो शुरुआती फेज होता है वो ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आता। बिकॉज हमें केवल अपने 10% तक अमाउंट तक पहुंचने के लिए अपना 43% ओवरऑल इन्वेस्टमेंट होराइजन देना पड़ा। बट यहाँ पर अगर आप ये देखोगे कि आपको अपने अगले 40 तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है यानी 80 लाख तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू में नेक्स्ट 40 लाख ऐड करने में केवल नेक्स्ट 4.5 ईयर्स लगेंगे, जो कि आपके पूरे ही 30 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट होराइजन का केवल 15% टाइम निकल के आता है। और इसी तरीके से जैसे ही ये आपकी कैलकुलेशन आगे बढ़ती जाएगी आपको अगले जो अमाउंट है उनको ऐड करने के लिए उससे भी कम टाइम लगता जाएगा। अब ये पूरी कैलकुलेशन दिखा के मैं आपको बोर नहीं करूंगा बिकॉज आप बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ गए हो। पर अब मैं आपको बताता हूँ कि यही पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो अभी आपको पेपर पे इतनी इंप्रेसिव लग रही है ना, ये जब रियल वर्ल्ड में काम करती है तो इससे काफी ज्यादा लेस इंप्रेसिव दिखती है। अब यहाँ पर हम उसी कैलकुलेशन को कंटिन्यू रखते हैं जो कि हमने पहले कंसीडर की थी, जहां पर आप 10,000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी को कर रहे हो फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स और जिसपे आपको 14% सीएजीआर के रिटर्न मिल रहे हैं। अब इसमें जो सबसे पहला मिसकंसेप्शन जो कि इस पूरी कैलकुलेशन में हमने कंसीडर नहीं किया वो था इसमें इन्वेस्टमेंट की फीस। जहां पर अगर आप इवन किसी ईटीएफ या म्यूचुअल फंड से भी अपनी इन्वेस्टमेंट को करते हो तो उसमें आपको जो फीस है वो अराउंड 0.5% से 1% के राउंड लगती है। तो अब इस फीस के चलते जो पहले कंपाउंडिंग में हम 14% सीएजीआर के रिटर्न कंसीडर कर रहे थे उसको हम यहाँ पर 13.6% कंसीडर करके चलते हैं। अब इसी कैलकुलेशन को चेंज करने के बाद आप एक क्लियर डिफरेंस देख सकते हो कि जहां पर पहले हमारे 14% पर एनम के रिटर्न्स पे हमारा फाइनल अमाउंट निकल के आ रहा था 4.6 करोड़, अब वही अमाउंट 36 लाख से कम होके 4.24 करोड़ हो गया। अब ये तो था बहुत छोटा सा चीज। अब इसके बाद अपने सेकंड फैक्टर को ऐड करते हैं जो कि है टैक्सेस। तो एज ऑफ नाउ जब हमने इसमें से फीस रिड्यूस कर दी तो हमारा टोटल जो एंड अमाउंट बचा वो बचा 4.24 करोड़ रुपीस। अब एज ऑफ नाउ 30 ईयर्स तक अगर आप 10,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करते हो तो आप इन टोटल 36 लाख रुपीज खुद इन्वेस्ट कर दोगे, जिसमें से अगर आप कैपिटल गेन्स अपना कैलकुलेट करोगे तो वो निकल के आएगा 3.88 करोड़ रुपीज, जिसपे कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा ऑफ 12.5%। अब अगर आप इस 3.88 करोड़ के कैपिटल गेन्स पे 12.5% टैक्स लगाओगे तो आपका जो टैक्स निकल के आएगा वो आएगा 48 लाख रुपीज। यानी अगर आप 4.24 करोड़ रुपीज जो आपका अमाउंट बचा था उसमें से 48 लाख रुपीज फर्दर माइनस कर देते हो तो आपकी जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 3.76 करोड़ रुपीज। तो यहाँ तक अभी देखा जाए तो केवल इन दो फैक्टर्स को ऐड करने की वजह से ही आपका जो इन्वेस्टमेंट का पूरा ही वैल्यू है वो ऑलरेडी 90 लाख से रिड्यूस हो चुका है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और याद दिला दूं कि ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हमने 12.5% कंसीडर किया है ये अभी पिछले साल तक 10% था और उससे कुछ साल पहले तक तो जीरो था। और जैसा कि हम सुन रहे हैं कि इसकी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आगे आने वाले टाइम में यही बढ़ के 30% तक के टैक्स ब्रैकेट पे भी हो जाए, जहां पर आपको अपनी पूरी ही इन्वेस्टमेंट पर 30% का टैक्स देना पड़े। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? कमेंट बॉक्स में बताइए।
खैर इस चीज़ को भी हम हटा देते हैं और केवल हम 12.5% पे ही स्टिक रहते हैं। तो इसके बाद जो हमारा अगला फैक्टर निकल के आता है वो आता है इन्फ्लेशन, जो कि इस पूरे कंपोनेंट में से वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट रहेगा। अब देखिए इंडिया के केस में हमारा जो एवरेज इन्फ्लेशन होता है वो 6% के अराउंड बताया जाता है। और मैं बताया जाता है मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक्चुअल जो इन्फ्लेशन है वो कई टाइम इससे ज़्यादा ही रहता है, पर क्योंकि गवर्नमेंट के डेटा में एवरेज हमें 6% ही देखा गया है, तो यहाँ पर हम 6% ही इन्फ्लेशन कंसिडर करके चलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 3.76 करोड़ का अमाउंट था, इस पे अगर आप 6% इन्फ्लेशन कंसीडर करोगे फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स, तो मैं आपको बता दूं ये आपका जो 3.76 करोड़ का अमाउंट है, इसकी एक्चुअल वैल्यू 30 ईयर्स बाद बचेगी 2.15 करोड़ रुपीस। यानी इन्फ्लेशन के हिट के बाद से आपके जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकल के आ रहा था उसकी वैल्यू 50% से भी ज़्यादा कम हो जाती है। अब मैं आपको बता दूं इस इन्फ्लेशन को काउंटर करने के भी कुछ तरीके हैं। जैसे कि बताया जाता है कि अगर आप स्टेप अप एसआईपी करते हो, जहां पर अगर आपके इन्फ्लेशन 6% है और आप अपनी ईयरली एसआईपी को भी 6% से भी बढ़ा देते हो, तो ऐसे में इन्फ्लेशन का हिट उस पर नहीं पड़ेगा। पर मैं आपको बताऊं रियल पिक्चर इससे कंप्लीटली डिफरेंट है। बिकॉज अगर आप देखो तो इंडिया में आईटी इंडस्ट्री ही वो इंडस्ट्री है जो कि सबसे ज़्यादा सैलरी हाइक देती है, और उसके भी जो एवरेज सैलरी हाइक होते हैं वो 5% से 8% के राउंड होते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया की आईटी इंडस्ट्री केवल हमारे 9% जो पॉपुलेशन है उसको ही एम्प्लॉयमेंट देती है। और इसके साथ ही ये जो हम 5 to 8% सैलरी हाइक भी हर साल कंसीडर कर रहे हैं, ये भी सबको नहीं मिलता। जहाँ पर रिसेंटली इन्फोसिस और टीसीएस जैसे जो मास रिक्रूटर्स हैं उन्होंने तो सैलरी हाइक्स भी नहीं की है, और कहीं की भी है तो वो 3% के अराउंड ही है। अब इधर हम मान के भी चले कि 8% से भी सैलरी हाइक हो रही है, तो ऐसे में जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और जो फूड वगैरह की कॉस्टिंग बढ़ रही है, और इसके साथ ही जो एजुकेशन वगैरह इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इस चीज़ की वजह से ऑलरेडी लोगों के एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उनके लिए इतना सा 6% का भी अपनी एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाना काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक लगने लगता है ना। इसके बाद जो हमारा फोर्थ और फाइनल पॉइंट आता है वो आता है सीक्वेंस रिस्क का। देखिए जैसे कि हमने इस कैलकुलेशन में देखा, यहाँ पर हमने एक एफडी की तरह सेम रिटर्न्स कैलकुलेट करे कि हर साल हमें 14% के सीएजीआर रिटर्न्स मिलेंगे या फिर इवन 13.6% के सीएजीआर रिटर्न्स मिलेंगे, और उसी हिसाब से कंसिस्टेंटली हमारा जो कैपिटल है वो ग्रो करेगा। पर एक्चुअली में अगर आप निफ्टी फिफ्टी के चार्ट को देखोगे तो लास्ट 25 ईयर्स में अगर आप 2007 की सिचुएशन कंसीडर करके चलो, तो निफ्टी ने अपना 6000 का ऑल टाइम हाई बनाया था, और फिर उसके बाद से जो हाउसिंग क्राइसिस हमें देखने को मिला था ओवरऑल वर्ल्ड में, उसके चलते हमारा निफ्टी 50% तक फॉल हो गया था, और वापस से उसी 6000 के लेवल तक आने के लिए निफ्टी को लगभग नेक्स्ट 3 ईयर्स लग गए थे। यानी इन 3 सालों में पहले तो आपका कैपिटल 50% डाउन गया, और उस 3 सालों की ड्यूरेशन में आपको कोई भी रिटर्न्स नहीं मिले। अब यहाँ पर मान के चलिए कोई एक पर्सन है, वो उसी पॉइंट पे स्टार्ट करता अपनी इन्वेस्टमेंट जब निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। तो ऐसे में ऑलरेडी जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था कि कंपाउंडिंग अपने इनिशियल ईयर्स में सबसे ज़्यादा स्लो वर्क करती है, और इस पर्सन के केस में उसने जहाँ पर एंट्री ली उसके बाद क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट कैपिटल नेगेटिव में गया 3 ईयर्स तक, तो उसके लिए ये जो कंपाउंडिंग का प्रोसेस है वो और स्लो हो जाता। और जहाँ पर पहले 40 लाख तक पहुँचने में 13 to 14 ईयर्स लग रहे थे, अब उसको सेम पहले 40 लाख तक पहुँचने में अराउंड 18 to 19 ईयर्स लग जाते। सेकेंडली जैसा हमने देखा कि पास में बड़े बड़े क्रैशेस हमें मार्केट में देखने को मिले जिनको रिकवर होने में 2 से लेकर 3 साल लगे, और ऐसा काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ऐसे जो क्रैशेस है ये हमें आगे भी देखने को मिले। अब मान के चलिए किसी पर्सन ने आज अपनी किसी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट किया है, और उसके जब 30 ईयर्स पूरे होने वाले होते हैं और जब उसे उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट की ज़रूरत होती है, उसी से पहले हमें इतना बड़ा कोई क्रैश मार्केट में देखने को मिल जाए और उसकी पूरी ही इन्वेस्टमेंट वैल्यू 40 to 50% रिड्यूस हो जाए, तो ऐसे में ये जो उसके कैपिटल का लॉस होगा ये आपको किसी भी कंपाउंडिंग की कैलकुलेशन में नहीं बताया जाता। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब सिंपल सा है कि ऑन पेपर जो आपको कंपाउंडिंग की कैलकुलेशन इतनी स्मूथ और ईजी दिखाई जाती है, एक्चुअल जो कंपाउंडिंग प्ले होती है वो इससे कंप्लीटली डिफरेंट प्ले होती है, और एक्चुअली में काफ़ी सारे ऐसे रिस्क हैं जो कि आपको इस नॉर्मल कैलकुलेशन से पता नहीं चलता। और इधर मैं आपको बता दूं अगर इस सारी ही चीज़ों के अगेंस्ट अगर आप एक्चुअली में चाहते हो कि कंपाउंडिंग आपके लिए बेस्ट वे में वर्क करे, तो यहाँ पर आपको 2 से 3 चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले जैसा हमारा देखा हमने कि इनिशियल जो हमारे स्टेजेस है उधर कंपाउंडिंग ने काफ़ी ज़्यादा स्लो वर्क किया। तो सबसे पहले आपका काम है कि जो आपकी इनिशियल डेज हैं, जैसे कि आपके अर्ली 20s हो गए, अर्ली 30s हो गए, जिसमें आपके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी है, उसमें सबसे पहले तो अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, और उस पर रिस्क लो यानी स्मॉल कैप्स या मिड मिड कैप्स में लगाओ, जिससे आप उस पर ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पाओ। सेकेंडली जब आप अर्ली 20s में हो तो आप अपने केवल एक सिंगल सोर्स की इनकम पे ना डिपेंड होके मल्टीपल सोर्स पे काम करो, जिससे आप अपने बेस के जो अमाउंट है उसको जल्दी से बढ़ा पाओ, बिकॉज उस अमाउंट के बढ़ने के बाद ही उस पर एक्चुअल जो कंपाउंडिंग है वो स्टार्ट होती है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को लेकर थोड़ा एक्स्ट्रा सीरियस हो तो आप कंसीडर कर सकते हो हमारे चैनल की मेंबरशिप कम्युनिटी को चेकआउट करना, जहां पर मैं आपको मार्केट्स के रिगार्डिंग और मार्केट से प्रेजेंट डिफरेंट अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटीज के रिगार्डिंग इन डेप्थ एनालिसिस प्रेजेंट करता रहता हूं, विच विल हेल्प यू टेक बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।